Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss about the second most important part of the legislature of India, that is Council of State. उसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं. In last class we have already discussed about the president. What are the qualifications for a person to be elected as a president? उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं. हम जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो कौन कौन करते हैं और किस तरह से उनके जो इलेक्शन होता है वो होता है. और उसके बाद जब इलेक्शन में कोई व्यक्ति, कोई जो पर्सन है वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो फिर उसके जो ओथ सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह, वो किसके सामने वो लेता है, उनके साथ साथ उनकी सैलरी कितनी होती है, उनका टेनर यानी कि जो उनका वर्किंग पीरियड है वो कितने समय के लिए होता है, वो भी देखा था. उसके साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरह से उनके जो वर्क होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स विच आर गिवन बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, उनका पार्डनिंग पावर की आप देखेंगे कोई अगर क्राइम करता है तो राष्ट्रपति कैसे उनके सज़ा को बदल सकता है, ये सब हमने देखा था. उसके साथ देखा था एंड ऑफ टेनर की राष्ट्रपति अगर चुन लिए जाते हैं तो कैसे उनका जो पोस्ट है वो वैकेंट होता है. ये सब बात कर लिए थे और ये सब हम इसलिए बात किए थे क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं द यूनियन, और यूनियन में हमने देखा था कि लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया फर्स्ट पार्ट होता है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, थर्ड होता है ज्यूडिशरी ऑफ इंडिया. तो इन तीनों से यूनियन बनता है और उसमें भी हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, विधायिका. विधायिका में भी तीन भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा. ठीक है, इन तीनों को हमको डिटेल में देखना है. हमने लास्ट क्लास में राष्ट्रपति को देखा था, आज हम देखेंगे राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो देखिए एक बार समरी में हम बात करते ही हैं कि जो यूनियन है, संघ है, ठीक है, ये देखिए भारत है, इंडिया का जो मैप आप देख सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर तीन पार्ट से बनता है. सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, कि इस ऑफिस में आपका रूल जो है बनेगा. ठीक है, यहाँ से फिर फाइल जाएगी एग्जीक्यूटिव. इस ऑफिस यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी है. हालांकि इमेज में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट खुद मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट है, जगदीप धनखड़ जी हुआ करते थे, अभी तो नए इलेक्ट हो चुके हैं. उसके साथ साथ पूरे मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सब है, मंत्रिमंडल है. तो ये सब क्या करते हैं कि खुद ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो लीडर हो गए एंड जो रूलिंग पार्टी उनके लीडर हो गए, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हो गए, और जो भी एमपी होते हैं, चाहे वो अपर हाउस के हो, लोअर हाउस के हो, सब यहाँ पर लेजिस्लेटिव के पार्ट होते हैं. लेकिन जब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, नियम को अगर फॉलो कराना है, तो यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति तो होती है, प्रेसिडेंट तो होता ही है हमारे इंडिया का, लेकिन उसके साथ साथ जो मिनिस्टर्स हैं उनका रोल हो जाता है. क्योंकि आप कोई भी पोस्ट में अगर गवर्नमेंट वर्क देख रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, किसी न किसी मिनिस्ट्री, किसी न किसी मिनिस्ट्री में आप आएंगे ही आएंगे, है ना. तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे और आपको वही ऑर्डर मिलता है, कहाँ से, मिनिस्टर से. मिनिस्टर जो होते हैं वही एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं. सेकंड जो पार्ट है कि काम को कराना कैसे. उसके बाद आप देखेंगे अगर कोई रूल्स वगैरह टूटता है तो उसके लिए जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है ज्यूडिशरी, है ना, ज्यूडिशरी. तो ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीन पार्ट हमने देख लिया. अभी हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में भी आप देखेंगे कि तीन पार्ट होते हैं. वो तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं उसको भी हम देखते हैं कि तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं. तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, हाँ, ये लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका हमने तीन पार्ट देखा हुआ है. तो यहाँ पर आप देखिए लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया जो फर्स्ट पार्ट है, GOV, तो आप याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका भी थर्ड पार्ट है, एक तो लेजिस्लेटिव और एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है ज्यूडिशरी. लेजिस्लेटिव में भी तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरा होता है यहाँ पर राज्यसभा और थर्ड होता है यहाँ पर लोकसभा. राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जब भी कोई रूल्स बनेगा तो आप देखेंगे सबसे पहले लोकसभा, कुछ कुछ कंडीशन में राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकते हैं कोई नियम बनाने के लिए, लेकिन जनरली आप देखेंगे लोकसभा वाले पहले इनिशिएट करते हैं, वहां से पास होता है तो ये जाता है राज्यसभा, और वहां से पास होता है तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला तो देख लिया है कि जब फाइनल जो टर्म होता है वहां पर कैसे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दे कैन यूज वीटो पावर्स टू ब्रेक, टू स्टॉप द रूल विच
आर गिवन बाय द लोकसभा और राज्यसभा की अगर ये दोनों भी बिल को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति जो है बिल को एक्ट बनने से रोक सकते हैं। हमने डील किया था। आज हम देखेंगे राज्यसभा जो सेकंड हाउस होता है, सेकंड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, यानी विधायिका का जो मेन पार्ट होता है राज्यसभा, उसके बारे में आज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लेजिस्लेटर है उसका 3 पार्ट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये देख चुके हैं, राज्यसभा ये आज देखना है, और लोकसभा को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लोकसभा में कैसे आप खड़े हो सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है। सबका पढ़ने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा ना कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है, फिर इलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद ओथ सेरेमनी, टेनर वगैरह क्या है, इनके पास पावर क्या है, और इनका जो एमटी कैसे हो जाएगा, टेनर जो है पूरा कैसे होगा। 5 पॉइंट्स में आपको सारे बॉडी को पढ़ते जाना है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, दूसरा उनका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन या अपॉइंटमेंट देखेंगे, कोई कोई पोस्ट का इलेक्शन होगा, किसी किसी का अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद थर्ड देखना है कि उनकी ओथ सेरेमनी, सैलरी वगैरह क्या क्या होता है, पावर देखना पड़ेगा कि उनके पास क्या पावर होता है, और उनका जो पोस्ट है वो खाली कैसे होता है। तो राज्यसभा का भी इसी 5 पॉइंट में हम देखेंगे। ठीक है, राज्यसभा में हम 3-5 पॉइंट के बारे में इसी स्टेप्स में देखेंगे। तो देखिए राज्यसभा, नाम ही देख रहे हैं राज्य और ये सभा। ठीक है, इसी से ब्रेक कर सकते हैं, और ये अपर हाउस भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स नाम आ रहा है तो यहां पर देखिए कि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। अब थर्ड हाउस देखेंगे लोकसभा। देखिए लोकसभा, लोकसभा में लोक आ रहा है यानी पीपुल। जो हमारा लोअर हाउस है, जो थर्ड पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप देखेंगे पूरे इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दी गई। वहां पर राज्य का ऐसा नहीं आएगा, वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी में बटा हुआ है इंडिया। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो इंडिया जो प्रॉपर राज्य है, प्रॉपर स्टेट है, जैसे यूपी से आना है, बिहार से इतने लोग को लेना है, और छत्तीसगढ़ से इतने लेना है, एमपी से इतने लेना है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का रिप्रेजेंट करने के लिए हमको स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जो एमएलए बनते हैं, जो एमएलए बोलते हैं, जो कि स्टेट्स के होते हैं, वो तो यहाँ पर जाएंगे नहीं दिल्ली में, हाँ भाई हमको क्या बात कराना है। और एमपी हो सकता है, वो तो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि लोगों का क्या डिमांड है। लेकिन स्टेट्स का भी कुछ ना कुछ डिमांड होता है। हमारे स्टेट्स जो है उनका भी कुछ ना कुछ डिमांड होता है। तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बनाना पड़ा, या फिर उसके लिए जो है उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ी किसकी, राज्यसभा की, और उसी को बोलते हैं हम अपर हाउस। तो देखिए इसको भी 5 स्टेप्स में देखेंगे। इस तरह से आपने नए बिल्डिंग में चकाचक देखा होगा कि अभी बना हुआ है। हालांकि पुराने बिल्डिंग में पता नहीं क्या हो रहा था, पुराने बिल्डिंग में पानी तो नहीं चू रहा था, लेकिन नए बिल्डिंग में अभी देखेंगे चूहना चालू हो गया था, पानी वगैरह आपने देखा होगा, न्यूज़ में वायरल हुआ था। लेकिन हाँ, नया तो जरूर बनेगा और बन चुका है। तो इस तरह से काउंसिल ऑफ स्टेट दिखता हुआ है। यहाँ पर जो है चेयरमैन बैठते हैं, इसके जो हेड होते हैं वो चेयरमैन, लोकसभा के हेड होते हैं उसको स्पीकर बोलते हैं। यहाँ पर ये सब भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे राज्यसभा का कि किस तरह से ये राज्यसभा इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन जो कंट्री उसमें। हालांकि पहले भी राज्यसभा चलता था ऑटोक्रेसी में, लेकिन वहाँ पर राजा जो है मेन रहता था, मैंने आपको कई बार बताया। लेकिन अब को जो राज्यसभा है वहाँ पर स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और उसको बोलते हैं एमपी। एमपी होते हैं, उसके बारे में डिटेल करेंगे। इलेक्शन देखेंगे कि राज्यसभा से अगर आपको एमपी बनना है तो पैसा तो नहीं, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए ये देखना पड़ेगा। हालांकि पैसा तो कोई भी पोस्ट में, कोई आजकल तो देखेंगे जॉब में पेपर लीक हो रहा है, वहाँ पर भी आपको पैसा चाहिए। तो पैसा तो है ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसकी बात करेंगे, है ना। प्रैक्टिकली कहीं अलग जा रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो नहीं हो पा रहा, लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के तहत सब कुछ काम चले। टेनर देखेंगे कि अगर एक बार चुन लिए जाते हैं राज्यसभा के एमपी तो आपका टेनर कितना होता है, पावर क्या क्या होता है राज्यसभा का। अगर बना है तो कुछ तो पावर होगा, हालांकि उतना भी पावर नहीं दिया गया क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए पावर है लेकिन थोड़े कम है। एंड ऑफ टेनर यानी कि इनका टेनर जो है अगर एक बार राज्यसभा के एमपी बन जाते हैं तो खत्म कैसे होगा वो भी हमको देखना है। इन 5 पॉइंट्स में हम राज्यसभा का स्टडी करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर राज्यसभा का जो इंट्रोडक्शन है वो होता कैसे है। बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं इनको, बैकग्राउंड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए
एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। भारत सरकार अधिनियम, यह भारत शासन अधिनियम बोल सकते हैं इसको हिंदी मीडियम में, भारत सरकार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आज़ाद नहीं होता, लेकिन हाँ भारत शासन अधिनियम 1990, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म। इसमें बताया गया था कि जो इंडियन लेजिस्लेचर होगा, जो विधायिका होगी भारत की, वॉज मेड बाई कैमरल। बाई कैमरल यानी कि वहाँ पर दो बॉडी होगा, कौन कौन सा, एक तो अपर हाउस भी होगा और लोअर हाउस भी होगा, उसी को बोलते हैं हम क्या, बाई कैमरल। ये याद रखिएगा, बाई कैमरल यानी कि भैया जहाँ सेंट्रल में रूल बनेगा वहाँ पर दो हाउसेस से जो है बिल को गुजरना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं बाई कैमरल। और यहीं पर जो है इंट्रोडक्शन किया गया था राज्यसभा का। लियोनर कॉर्टिस वाज द आइडिया गिवर। जो लियोनर कॉर्टिस थे वही बोले थे कि बाई कैमरल होना चाहिए, अगर एक हाउस में गलती हो जाती है तो दूसरा हाउस भी उसको चेक करना चाहिए, डायरेक्ट एक हाउस से प्रेसिडेंट में नहीं जाना चाहिए। हमने देखा प्रेसिडेंट तो सुप्रीम पावर है और इधर रूल बनने वाला एक लोअर हाउस है, बीच में कुछ होना चाहिए। राज्यसभा नाम से या काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से तीसरी बॉडी डाली गई थी, यही है। द अपर हाउस वॉज नेम्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट याद रखिएगा कि स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो पार्ट है वो। लोकसभा लोअर हाउस है, वहां पर आप देखेंगे डायरेक्ट चुनते हैं एमपी या सांसद को, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा को देखेंगे इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होता है। दिस वॉज कंपोज्ड ऑफ 60 मेंबर्स। शुरू में देखेंगे 60 मेंबर्स थे, ऑफ होम 34 वर इलेक्टेड, उसमें से 34 लोग ही इलेक्टेड होते थे और बाकी जो रिमेनिंग थे वो नॉमिनेटेड होते थे। ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड भी याद रखना, निर्वाचित और मनोनीत, ये शब्द भी आपको याद रखना पड़ेगा कि निर्वाचित क्या है और मनोनीत क्या है। ठीक है, सिंस 1954 1954 रीनेम्ड एज राज्यसभा। पहले बोला जाता था इसको काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1954 में रीनेम्ड एज राज्यसभा बोला जाने लगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज, यहाँ पर मैंने बताया ना कि इसमें राज्यों के रिप्रेजेंटेशन जाते हैं। लोकसभा में लोगों से डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में राज्य से ही आएंगे, आपका नाम स्पेशल राज्य से होगा। जैसे आप अगर लोकसभा से सांसद बनते हैं तो वहाँ पर आपका यूपी से सांसद नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएंगे कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप सांसद है। मान लो आप पीलीभीत से हैं तो पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित है, लेकिन अगर राज्यसभा जाते हैं तो आपका राज्य स्पेशल होगा कि हाँ भैया आप यूपी के हैं या फिर बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो राज्य से आपका टैग लगा होगा। जबकि लोकसभा से जाएंगे तो वहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूंसी से लगा होगा। तो एक इंडिया को दो भाग में बांटा गया है, एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी आप देख सकते हैं, 543 यहाँ पर जो एमपीज जाते हैं 545 वहाँ उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, लेकिन यहाँ पर राज्य अगर देखेंगे तो 250 मैक्सिमम रखा गया है कि 250 जो है एमपी यहाँ पर जा सकते हैं। अभी आप देखेंगे 245 है, 245 एंड 545 यहाँ पर लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 जो है एमपीज इलेक्ट होके जाते हैं। तो राज्यों से स्पेशल मेन बोलने का कंसर्न ये है कि राज्य से ही आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब राज्यसभा जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा आई कार्ड में, हाँ भाई मैं इस राज्य से हूँ। जब आप लोकसभा में जाएंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बताना पड़ेगा, वहाँ ये नहीं चलेगा कि मैं यूपी से आया हूँ, वहाँ जो लोकसभा है वहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, ये जो है पीपुल ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, तो राज्यसभा समझ आ गया, नाम से ये राज्यसभा यानी स्पेशल राज्य की क्या ज़रूरतें हैं उनको आपको सेंटर में बताना है, क्योंकि आप एमएलए बन सकते हैं, एमएलए लोग जाएंगे नहीं तो राज्यों से एमएलए लोग ही चुनेंगे और आप जाइएगा हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ। ठीक है, तो ये था हमारा राज्यसभा का इंट्रोडक्शन। अब कुछ और इसी के बारे में हम देखते हैं कि कुछ और नॉलेज क्या हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स हमने देखा कि किस तरह से काउंसिल ऑफ स्टेट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो कंपोज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, 250 मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा से। 238 मेंबर जो उसमें से 250 में से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, 238 जो होते हैं स्टेट से आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे
बाई मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो 238 होता है उनको रिप्रेजेंटेशन हमारे स्टेट एंड यूटी से होते हैं, और उसका जो इलेक्शन होता है देखिए इनडायरेक्ट, यहाँ पर देखिएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आप कभी भी राज्यसभा के जो एमपी है उनके लिए वोट नहीं करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसके लिए भी आप वोट नहीं करते हैं। राज्यसभा है, इसके लिए भी वोट नहीं करते हैं। केवल लोकसभा है, इसके लिए हम वोटिंग करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो 3 स्ट्रक्चर होता है उसमें से फर्स्ट जो टॉप के फर्स्ट और सेकंड है उसके लिए हम वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट वाले लोग के लिए करते हैं। अब देखिए 238 का तो इलेक्शन होगा, लेकिन उसमें 12 जो मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स वो नॉमिनेटेड किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है, वो हमने देखा था पावर में कि कैसे इनका जो पावर होता है, वहाँ पर 12 मेंबर्स को राज्यसभा में ये बिना चुनाव लड़े, आप एक सुने होंगे अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में क्या होता है, बिना एग्ज़ाम दिए आपको यहाँ पर यूपीएससी में आईएएस वगैरह बनाया जा सकता है। ये स्कीम आ रहा था फिलहाल, लेकिन ये अभी आगे बढ़ नहीं पाया है। तो वैसे ही है राज्यसभा में, अगर आप में कैपेबिलिटी है, हालांकि यूपीएससी ऐसा करते नहीं है, प्री मेंस इंटरव्यू निकला तभी आप देखेंगे कि आईएएस बन सकते हैं, नहीं निकला तो आपको हो सकता है बहुत परेशानी हो जाए, और आपका स्किल अगर नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे दूसरा एग्जाम के तो एबल नहीं हो पाते, क्योंकि स्ट्रेटजी अलग अलग है। तो वैसे ही था कि हाँ भैया आपने अगर अच्छा कैपेबिलिटी है तो आपको डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो इस तरह से लेटरल एंट्री का प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ला रही थी कि हम कुछ लोगों को ले आएंगे, लेकिन वहाँ भी देखेंगे लेटरल एंट्री आप देखेंगे पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, नहीं कि हाई फाई लोग ही जा रहे थे। ठीक है, वो बात तो अभी रुका हुआ है, लेकिन राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो कि अपने अपने फील्ड में नॉमिनेटेड मेंबर्स आर चूजन फ्रॉम द अमंगस्ट पर्सन स्पेशलाइज्ड, जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज रखते हैं, और लेकिन हो सकता है जिनको इलेक्शंस के द्वारा ना भेजा जा सके। कभी कभी आप देखेंगे, आप फिलहाल अभी के इलेक्शंस में देख सकते हैं, जो कि इंटरटेनमेंट अच्छा करता है, जो एक्टर होता है वो पार्लियामेंट चले जाता है, और जो नॉलेजफुल हो जाता है वो चुनाव हार जाता है। ठीक है, ऐसा अभी नहीं, ऐसा उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था तब लोगों को लग चुका था, बाबा साहब को लगा था, तो उन्होंने ऐसा प्रोविजंस रखा था कि जो 12 लोग होंगे वो बिना इलेक्शन लड़े भी जा सकते हैं, जो कि साइंस में स्पेशलिस्ट हो, आर्ट में स्पेशलिस्ट हो, लिटरेचर में स्पेशलिस्ट हो, और सोशल सर्विस में स्पेशलिस्ट हो। अगर दे कैन कंट्रीब्यूट फॉर इंडिया देन देयर इज अ प्रोविज़न इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर इन लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो एक प्रोविजंस है कि इन लोग डायरेक्ट जो है 12 मेंबर्स क्या कर सकते हैं, 12 मेंबर्स जो हैं ये राज्यसभा में जा सकते हैं, नॉमिनेटेड किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर भी कौन कौन जाता है हमको पता नहीं रहता नॉमिनेटेड में। जैसे सचिन तेंदुलकर जी गए थे तो हाई फाई यहाँ पर भी हाई फाई जो है पर्सनालिटी ही जाती है ना। ऐसा नहीं कि आपके अंदर क्षमता है तो आपको भेज दिया जाएगा, नहीं, आप पहले से ही नाम बना सके होगे तभी जा पाएंगे। और वैसे भी आपने देखा था सचिन तेंदुलकर जी पे बहुत आरोप लगा था कि वो सेशंस में जाते नहीं थे। तो ऐसे लोग को वहाँ पर अगर भेजना भी है तो अच्छे लोगों को भेजा जाना चाहिए। हालांकि सचिन तेंदुलकर जी भी काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी है, लेकिन पॉलिटिशियंस वो शायद उतने अच्छे वर्क नहीं कर पाए। और यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे लोगों को भेजा जाता है, लेकिन हाँ कुछ चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखो कि 12 मेंबर्स अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, उनको भी भेजा जा सकता है। नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये जो राज्यसभा है ये कभी खत्म नहीं होता। देखेंगे लोकसभा एवरी 5 ईयर में खत्म हो जाता है, और कब कब खत्म होता है ये भी जब लोकसभा को देखेंगे डिसोल्यूशन बोलते हैं ना। एक तो होता है देखो एडजॉर्नमेंट, एक होता है यहाँ पर डिसोल्यूशन, ठीक है। एडजॉर्नमेंट में क्या होता है स्थगन, जैसे सेशन चल रहा है तो कुछ समय के लिए हमने रोक देंगे तो वो हो जाएगा एडजॉर्नमेंट। और डिसोल्यूशन इन्हें क्या होता है कि पूरा पूरा खत्म कर देना, भंग कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हाउस है दो चीज हो सकता है, लोकसभा एडजॉर्न भी हो सकता है और डिसॉल्व भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी भी यहाँ पर विघटित, अगर हिंदी में बोलेंगे विघटित, विघटित यानी टूटता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एडजॉर्न स्थगन तो हो सकता है, जब इसका सेशन चलते रहेगा तो इसको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन कभी भी ये खत्म नहीं होगा राज्यसभा। 1/3 मेंबर्स जो कि राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट होंगे उसके जो 1/3 सदस्य होंगे आर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में
वन थर्ड को रिटायर किया जाता है, नया चुनाव किया जाता है। लेकिन ये कभी भी जो हाउस है वो ख़त्म नहीं होता, ये याद रखना है ना, परमानेंट ये हाउस है। जैसे लोकसभा हर 5 साल में देखेंगे कि बदल जाता है, उस तरह से यहाँ पर ये जो हाउस है वो हमेशा यहाँ पर आपको दिखेगा। अब देखिए इलेक्शन देख लेते हैं कि इलेक्शन आखिर क्या क्या है इसमें। अगर राज्यसभा, अगर देखिए प्रेसिडेंट का तो देख लिए, अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपको जो है आपका माइंड जो है अप साउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब, और आपके पास लोन वगैरह नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप एक इलेक्शन में उतर सकते हैं। उसके बाद अगर जीतते हैं तो आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको राज्यसभा का एमपी बनना है, राज्यसभा का एमपी बनना है, लोकसभा तो अब आप थर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा का अगर एमपी बनना है तो क्या करना है, क्वालिफिकेशंस देखिए। सबसे पहला है आप बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भैया भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पाकिस्तान या कहीं अमेरिका से उठा करके यहाँ बना दिया, ठीक है। लेकिन ये जो सिटीजनशिप है इसको भी हमने देखा था कि सिटीजनशिप कई तरीके से मिल सकता है। तो यहाँ पर ये वो नहीं है कि बाई बर्थ ही आपको सिटीजनशिप मिला हो, आप कैसे भी करके सिटीजन हो, लेकिन एटलीस्ट आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा, नॉट लेस देन 30 ईयर्स। मैंने जब प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि इसका राज्यसभा से सिमिलर होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जो POI है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके लिए 35 ईयर एज है, लेकिन राज्यसभा में आप देखिएगा 30 ईयर है ना। मैंने बोला था कि सेम टू सेम है, राज्यसभा भी 35 ईयर्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक करेक्ट करना चाहूँगा कि जो राज्यसभा है उसके मेंबर के लिए आपको मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स है, 35 नहीं है। उसके बाद देखिएगा नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, भैया क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। तो आप क्रिमिनल कर रहे हो, पता चला कि आप पार्लियामेंट के अंदर चले गए, वहीं आपने कुछ ऐसा यूज़ कर दिया, कुछ आप देखेंगे कि बाकी MPs को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब आपका दिमाग जो है ठीक होना चाहिए। हालांकि हमारे नेताओं का दिमाग कितना अच्छा होता है वो तो आप जानते होंगे, लेकिन अनसाउंड माइंड, नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ये क्राइटेरिया में रखा गया है। शुड नॉट बी अ डेब्ट, मतलब कर्ज नहीं होना चाहिए। पता चला आपके पास लाखों करोड़ों का कर्ज है, जैसे ही राज्यसभा में गए तो बाहर से आपको बोल रहे हैं कि अरे भैया ये आदमी कहाँ गया, कर्ज लिया होता है, अरे वो तो सांसद बन चुका है। अब सांसद बन जाता है तो आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। अभी देखेंगे आने वाले समय में कि किस तरह से अगर आप MP बन गए तो आपको जो है प्रिविलेजेस मिला हुआ है, कुछ विशेष अधिकार मिला गया है। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि हाँ भैया डेप्ट वेप्ट तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर आप आ सकते हैं चुनाव में। अब ये जो है एलिजिबिलिटी हो गई, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। फिर आप कहोगा एग्जाम, एग्जाम यानी क्या होता है, एग्जाम मीन्स आप समझ जाओ कि ये होता है इलेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्शन को किस तरह से होता है फॉर द राज्यसभा। देखिए इस टर्मिनोलॉजी को देखना, ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। जैसे हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखा था कि किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनका इलेक्शन होता है, तो सेम टू सेम यहाँ पर आप देखेंगे कि अब राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब राज्यसभा नाम है तो राज्य के स्टेट के लोग ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, और डायरेक्ट भी नहीं ले सकते। तो कौन, जितने भी स्टेट्स के MLA हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो अपना अपना मेंबर चुनते हैं अपने अपने स्टेट्स के लिए, जो कि जाते हैं कहाँ, सेंट्रल में, और सेंट्रल में जा करके वहाँ पर ये अपनी अपनी बात रखते हैं। तो देखिए मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव ने क्या होता है, विधानसभा, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या होता है, विधानसभा, है ना। तो राज्य के जो भी MLAs है वो यहाँ पर वोट करते हैं फॉर द MP ऑफ द राज्यसभा विथ द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों टर्म को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा फॉर द UPSC की। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आनुपातिक, हिंदी में अगर बोलेंगे तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरा टर्म है कि बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल यानी होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो एकल संक्रमणीय पद्धति। दो चीज यूज किया जाएगा। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं हो रहा, तो इनडायरेक्ट तो हो रहा है। ये इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट में भी दो क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो होता है यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पहला क्वालिटी लेना है, और दूसरा लेना है STV। तो ये कोड याद रखिए, PRSTV फॉर्मेट से लिया जाता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और STV। अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रोपोर्शनल यानी कि आपके स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उतने आपको राज्यसभा के जो है MPs भेजने पड़ेंगे अपने अपने राज्य से। मतलब वही हो गया प्रोपोर्शनल, कि जितना आपके पास जो लोग हैं, जितने आपके स्टेट की पॉपुलेशन है, आप उतने भेज सकते हैं। जैसे यूपी से ज़्यादा जाएंगे, अगर आप देखेंगे MP का पॉपुलेशन कम है तो कम जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल वही होता है कि जितना पॉपुलेशन है बेस्ड है, ये पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है ना, प्रोपोर्शनल हो गया। और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें भी आप देखेंगे कई टाइप्स होते हैं। अगर आप डीप में जाएंगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कि आप एक काम करो, एक पार्टी को जिता दो, पार्टी अपने अपने नाम पर जो है अपने कैंडिडेट्स को कर देगी। जैसे अभी तो फिलहाल हमने लोकसभा को जानते हैं, लेकिन राज्यसभा में मान लो कांग्रेस वाली अपना आइडियोलॉजी डालती है, BJP वाली अपनी डालती है कि भैया आप हमको जिता दो, मैं अपने खुद चुन लूँगी राज्यसभा से, आप केवल हमको दे दो। तो अगर वो होता है तो वो होता है पार्टी लिस्ट वाइज बोलते हैं उसको, लिस्ट वाइज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है कि आप किसी को भी वोट दें, आपको सबको वोट देना पड़ेगा। उसको डिटेल में बात करते हैं ना, ऐसे आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो देखिए जैसे कि बैलेट पेपर कैसे हो जाएगा, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 लोग खड़े हुए हैं, तो पांचों को आपको वोट देना पड़ेगा। बस आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि भैया इस आदमी को मैं फर्स्ट नंबर में दूंगी, या इस पर्सन को मैं फर्स्ट नंबर में देती हूँ, प्रायोरिटी मेरी है, इस पर्सन को सेकंड नंबर पे। इस तरह से अगर 5 लोग खड़े हुए हैं तो 1 2 3 4 5 आपको एक लिस्ट में सबको करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं लोकसभा में कि हाँ भाई जैसे EVM मशीन है तो किसी भी एक को देना, तो एक को हमने दबा दिया और बाकी फिर हम देखते भी नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, अगर आप MLA हैं और MLA बन करके अगर आप वोटिंग कर रहे हैं राज्यसभा के लिए, तो आपको पांचों में से किसी ना किसी को भरना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि कुछ लोग 1 2 को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी को ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट पास द पोस्ट, ये वाला सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट। और यहाँ पर PRSTV मैंने अभी बताया राज्यसभा के लिए ये वाला चलता है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है कि जैसे कि आप देखिए यहाँ पर अच्छा मैंने मैप लगाया हुआ है, जो पाई चार्ट बोल सकते हैं, ये पाई चार्ट से देख सकते हैं कि जैसे एक पार्टी हो गई जिसका 40% मिल गया, 35% दूसरे को पर्सन को मिला, ठीक है, और 20% जो वोट है वो थर्ड पर्सन को मिला, और 5% जो फोर्थ पर्सन को मिला, ठीक है। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा का अगर इलेक्शन होता तो जिसको 40% मिला हुआ है वही यहाँ पर सरकार बनाएगा। ये चलता है हमारे लोकसभा में, और इसको बोलते हैं FPTP कि परसेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाकी का वेस्ट, जैसे आप देखेंगे अभी जो है BJP गवर्नमेंट कर रही है, BJP रूलिंग पार्टी है ना, अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो उनको 5% के आसपास यहाँ पर वोट मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे पूरे देश में जो है यही BJP पार्टी रूल करती है, तो इसको बोलते हैं FTPP। भले देखेंगे कि 20% ने किसी और पार्टी को दिया, 15% ने किसी और पार्टी को दिया, लेकिन जो मेजॉरिटी में था सबसे ज़्यादा जो है BJP को आई, तो लोकसभा में पूरी BJP यहाँ पर रूल कर रही है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि जितना परसेंट आपको वोट मिल रहा है उतने ही लोग आपके वहाँ जाएंगे राज्यसभा में, ठीक है। जैसे कि 40% एक पार्टी को मिला है तो यहाँ पर देखेंगे 2 MP जा रहे हैं, 35% दूसरे को मिला है तो 2 MP जा रहे हैं, 20% अगर मिला हुआ है तो आप देखेंगे कि 1 जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे वहाँ पर हर परसेंटेज आप वोट का वैल्यू होता है, और उतने ही लोग आपके पास जाएंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं कि जो जीता वही सिकंदर नहीं, जितना आपको वोट मिला है उतने ही सिकंदर बनेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग सिकंदर होते हैं, और यहाँ पर तो जो जीता वही सिकंदर होता है। FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट, लोकसभा में ये सिस्टम को अपनाया गया है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको हमने राज्यसभा में अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस चलता है। हालांकि ये जो वोटिंग है हम नॉर्मल जो पीपुल है वो नहीं करते हैं, इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि वोटिंग क्या है भैया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन समझ नहीं आया, उसके बाद आप देखेंगे कि ये राज्यसभा का क्यों समझ नहीं आ रहा है। तो जो डिफिकल्ट है उसको हम पहले पढ़ रहे हैं, लोकसभा को हम थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे। तो देखिए जो राज्यसभा है
उसमें हम कैसे इलेक्शन करते हैं। तो जैसे मान लो 3 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होते हैं, ठीक है, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट जो है सी। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ए बी सी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कैंडिडेट ए बी सी ये 3 जो है राज्यसभा के मेंबर के लिए जाने के लिए चाहते हैं, ठीक है। अब वोटिंग होता है तो कोई जो है एमएलए यहाँ पर देखेंगे ए को चाहता है तो 1 दे दिया, सी को 2nd नंबर का प्रेफरेंस और बी को यहाँ पर 3rd नंबर का प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखेंगे ए को किसी ने 2 नंबर का प्रेफरेंस रखा, उसको बी ज़्यादा पसंद था तो बी को 1 नंबर का प्रेफरेंस दिया है और सी यहाँ पर देखेंगे 3rd नंबर का प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। वैसे ही अगर बात करेंगे तो किसी तीसरे जो एमएलए था उन्होंने ए को 1st नंबर दे दिया, बी को 2nd नंबर दे दिया और सी को 3rd नंबर दे दिया, ठीक है। अभी देखिए ए को यहाँ पर 1 मिला हुआ है, ए को यहाँ पर 2 मिला हुआ है और ए को 1 मिला है, मतलब प्रायोरिटी देखेंगे ए वाले को ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर। लेकिन अभी भी खुश मत होइए कि आप जीत गए और फिर ढोल नगाड़ा निकालो और फिर पार्टी कार्यालय में आप देखेंगे कि मौज मनाया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो है काम बाकी है। क्या बाकी है कि भैया कट ऑफ वोट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 2 बार मिल गया फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप जीत जाएंगे। टोटल वोटर यानी कि टोटल जितने भी वोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें +1 करेंगे और टोटल में +1 करेंगे तब आपका कट ऑफ वोट आएगा। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ले आए तो आप जीत करके निकल लिए, है ना। जैसे कि आप देखेंगे लोकसभा में होता है, अगर 100 वोटर है, किसी को 51 वोट मिल गया तो वो जीत गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा अभी गणित बाकी हुआ है। लेट टोटल वोटर्स, मान लो जो टोटल वोटर्स है वो 5000 है, ठीक है, 5000 होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे टोटल वोटर्स 5000 हो गए। नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट मान लो यहाँ पर टोटल वोटर्स हो गए 5000, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 3 है, उसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और उसमें +1 करेंगे मतलब 5000 अपॉन 4 + 1 इस तरह से निकलेगा। तो अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1251 वोट जिसको मिलेगा वही यहाँ पर जीतेगा, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। अब देखो काउंटिंग कैसे करेंगे, फिर काउंटिंग भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द यूपीएससी कि किस तरह से इसका जो इलेक्शन है वो चलता है, ठीक है। अब देखिए काउंटिंग कैसे होगा। काउंटिंग ऐसा होगा कि फर्स्ट राउंड का जब काउंटिंग होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ए को कितना मिला, ठीक है। ए को काउंट करेंगे, हाँ भैया ए को यहाँ पर पहला दिया गया है, यहाँ पर दूसरा दिया गया है, यहाँ पर ए को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गई है। तो ए को कितना वोट्स मिले ये करेंगे, बी को कितने मिले और सी को कितने मिले। अगर मान लो कट ऑफ वोट जैसे बताया था मैं 1251 कट ऑफ वोट है, फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में अगर ए को नहीं मिल पाया है तो क्या करेंगे, जो कम पाया था सबसे मान लो यहाँ पर सी को 2nd मिला हुआ है, सी को 3rd मिला है और सी को 3rd ही मिला है, ठीक है। तो सी के वोट को डिलीट कर देंगे, सी का जो भी रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सी को जो पहला प्रेफरेंस दिया गया होगा उसको डिलीट कर देंगे और सी वाला जो बैलेट पेपर उसको निकालेंगे, उसमें देखेंगे को ए को कितना वोट था, बी को कितना वोट था और सी वाले को, क्योंकि भैया सी को तो बोलेंगे कि आप घर चल दो, आप कहोगे राज्यसभा वगैरह नहीं, आप लोकसभा वगैरह में ट्राई करो या फिर राष्ट्रपति बन जाओ। तो सी अपना बैलेट पेपर वगैरह को ले जाते रहेगा, वो बोलेंगे ना बैलेट पेपर तो दे दे। सी के जो बैलेट पेपर है उसको काट देंगे, लेकिन उसमें देखेंगे कि ए को भी कुछ ना कुछ तो प्रायोरिटी था और बी को भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी था, तो उस ए और बी के प्रायोरिटी को फिर से ऐड करेंगे इस ए वाले में। उतने वोट्स को हम यहाँ लेके आएंगे और ए का जो है इंक्रीज होते जाएगा और बी का भी इंक्रीज हो जाएगा। मान लो कोई जैसे सी को यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है और सी को यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, तो ये प्रायोरिटी वापस ए को चले जाएगा कि हाँ भैया 2nd नंबर प्रायोरिटी था इसका, तो ए को चले जाओ। ए के 2 प्रायोरिटी वाले कितने, 1 प्रायोरिटी वाले कितने हैं। और वैसे यहाँ पर सी को यहाँ पर 3 दिया है लेकिन ए को तो फर्स्ट दिया है, तो ये वोट ट्रांसफर हो जाएगा फिर से ए वाले को कि ए फर्स्ट वाला, और सी का तो खत्म हो ही रहा है। तो सी का जब खत्म हो जाएगा तो ए और बी को फिर काउंट करेंगे और ए और बी को काउंट करेंगे और ये ट्रांसफर होते रहेगा, केवल ए और बी बच जाएंगे। सी का तो गेम खत्म ही हो चुका है। उसके बाद देखेंगे कि ए और बी में से कौन जो है कट ऑफ वोट को पहले लेके आता है, जो कि 1251 है, और वो जब जीतेगा तब आप देखेंगे कि वो विजयी हो जाता है। लेकिन हाँ, वो भी ऐसा नहीं है। आपके पास अगर स्टेट में एमएलए ज़्यादा है, जैसे कि आप देखेंगे यूपी में बीजेपी के एमपीज़ ज़्यादा हैं या एमएलए जो बीजेपी के आप देखेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एमपी होंगे राज्यसभा के लिए उसी पार्टी के होते हैं। और वैसे ही देखेंगे जिस स्टेट में
जिस पार्टी की सरकार होती है विधानसभा में, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उसी से ज़्यादातर उस पार्टी के जो है एमपी राज्यसभा में जाते हैं। जैसे यूपी में मैंने बताया कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, कहाँ, उनके राज्य सरकार में, तो वहाँ से ज़्यादातर जो सांसद होंगे वो किसके होंगे, बीजेपी गवर्नमेंट के ही होंगे, है ना। तो इस तरह से होता है कि जिस जिस स्टेट में जिस गवर्नमेंट की सरकार है उस गवर्नमेंट के लोग जो है सेंट्रल में जाते हैं। और इसीलिए एक बैलेंस है, क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा में मान लो बीजेपी की है, लोकसभा में मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मान लो क्या है ही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जैसे किसी स्टेट में कांग्रेस की है, तो कांग्रेस अपना जो है राज्यसभा का मेंबर भेज देते हैं, और जब बिल बनता है तो ये जो राज्यसभा वाले हैं वो रोक देते हैं, और रोक देते हैं तो बीजेपी जो है अपना मान लो आइडियोलॉजी नहीं ला पाएंगे। तो ये बैलेंस किया गया, जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि बैलेंस के लिए अच्छा प्रोसीजर है कि भैया बीजेपी अपने आप में ऑटोक्रेसी नहीं ला सकती, उसको कहीं ना कहीं जो राज्य है उसको भी जीतना पड़ेगा, और जो लोकसभा है वहाँ भी जीतना पड़ेगा, तब जा करके कुछ कुछ अमेंडमेंट ला सकते। इसीलिए बोला था ना कुछ कुछ अमेंडमेंट है, इसीलिए इन लोगों ने सपना देखा था बीजेपी वाले ने अब की बार 400 पार, लेकिन हालांकि 400 पार नहीं आ पाया। वो इसीलिए था कि हम यहाँ पर भी रहें स्पेशल मेजॉरिटी में, हमारे राज्य को भी हमको जीतना पड़ेगा, तब जा करके हम कोई भी रूल्स लेके आ सकते हैं। अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि कोई भी चेंज कर सके, है ना। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कांग्रेस वाले या फिर बाकी पार्टी जब तक इनका साथ नहीं देगी तब तक ये स्पेशल कोई भी चेंज नहीं ला पाते। इसीलिए आप देखेंगे कि केवल पीएम बनने से काम नहीं चलता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी हमको पावर दे रखा है कि पीएम बनने के साथ साथ आपको राज्यसभा, लोकसभा ये सब भी जीतना पड़ेगा, और वो जीतोगे तभी जा करके आप कोई चेंज कर सकते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो सारे चीज़ को जानेंगे तब आपको मजा आएगा कि अच्छा किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब समझे कि जिस स्टेट में जितने पॉपुलेशन होंगे उतने आपके राज्यसभा में आदमी बैठेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये होगा कि हम जितने भी राज्यसभा में कैंडिडेट खड़े होंगे सबके लिए वोटिंग होगा, और अगर कट ऑफ वोट पहले ही पार कर जाता है तो उस कैंडिडेट को हम जिता देंगे। अगर कट ऑफ वोट नहीं होता है तो सबसे लोएस्ट वाले जो कैंडिडेट रहेगा उसको डिलीट करेंगे, उसके वोट को फिर से हम ट्रांसफर करेंगे ऊपर, और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब कि हमको कट ऑफ वोट ना मिल जाए, और तब जा करके आप राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। तो देख सकते हैं कितना यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है राज्यसभा का एमपी बनने का, है ना। और काम भी यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो अब देखते हैं, देखिए पावर्स ऑफ द राज्यसभा। पावर्स ऑफ राज्यसभा जो है वो देखते हैं कि पावर्स ऑफ राज्यसभा क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे कि ओथ सेरेमनी क्या होता है। अब जैसे हो गया ना, तो ओथ कहाँ पर होगा, या तो प्रेसिडेंट के सामने होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सुप्रीम है। आप देखेंगे सारे जो लोकसभा के एमपी हो चाहे राज्यसभा के एमपी हो उनको प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे कि इनके द्वारा कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया कि नहीं भैया मेरे पास तो काम है बहुत सारे, आप ही ले लेना उनका ओथ सेरेमनी। तो ओथ सेरेमनी उनके सामने ले सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट के सामने लेंगे या फिर उनके द्वारा कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर बनाया गया तो उनके सामने ये ओथ सेरेमनी कर सकते हैं, ठीक है। कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। आप देखे होंगे भाई कई बार अगर आप लोकसभा टीवी वगैरह देखे होंगे तो उसमें दिखाता है कि किस तरह से हमको यहाँ पर जो ओथ सेरेमनी होती है वो, ठीक है। ओथ सेरेमनी हो गया। सैलरी अगर देखेंगे तो अगर सैलरी की बात कर रहे हैं तो 2.5 लाख के आसपास होता है सब कुछ मिला करके। अगर इनका टेनर की बात करेंगे तो टेनर यहाँ पर होता है 6 ईयर, यानी एक बार अगर आप मेहनत ज़्यादा है ना इसमें। लोकसभा में तो क्या है कि भैया जीत जाओ और सीधा सीधा प्रोसेस था, ज़्यादा वोट लेके आए तो आप जीत चुके हैं, तो उनका जो है टेनर होता है 5 ईयर्स। लेकिन राज्यसभा को यहाँ पर दिया गया 6 ईयर कि एक बार अगर बन गए तो 6 साल तक आप रहेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि एक सरकार चले भी जाती है लेकिन उनके पार्टी के जो मेंबर है वो अभी भी राज्यसभा में रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ओथ सेरेमनी, सैलरी और टेनर की बात, ठीक है। अब देखते हैं पावर आखिर क्या क्या है। सबसे पहले देखो पावर को यहाँ पर तो कंपेयर करके ही पढ़ना पड़ेगा कि पावर आखिर किस तरह से कंपेयर में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पावर जो है सेम एज लोकसभा, लोकसभा के बराबर क्या क्या पावर्स है। पावर लेस देन लोकसभा, लोकसभा से जो छोटा पावर क्या क्या है। और स्पेशल पावर्स टू राज्यसभा, लोकसभा से ज़्यादा तो नहीं दिया गया क्योंकि लोकसभा तो सबसे बड़ा पावर है ना, क्योंकि लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके बराबर क्या पावर दिया गया है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि लेस देन क्या पावर है, क्या क्या जिसमें लोकसभा देखेंगे, राज्यसभा उसका जो सिनेरियो वो इस तरह से दिखता है इस कलर में, और लोकसभा वाले लोग यहाँ बैठते हैं, ठीक है। लोकसभा में देखो सीट भी ज़्यादा है क्योंकि 545 मेंबर्स हैं,
और इन लोग का यहाँ पर देखेंगे 250 मेंबर्स है, हालांकि यहाँ पर देखेंगे 245 ही यहाँ पर इलेक्टेड होते हैं या फिर नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 250 का यहाँ पर व्यवस्था किया गया। और भी ज़्यादा है, लेकिन ये देखिए कि जो स्पेस कम है तो इनके लिए थोड़ा सा सीट फैला है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा पास है। ठीक है, कलर्स भी देखिए कि ग्रीन कलर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कलर में है। तो यहाँ पर पावर को हमको कंपेयर करना है कि राज्यसभा लोकसभा के बराबर क्या क्या पावर है, लेस देन जो राज्यसभा है उसके पास लोकसभा से कम कौन कौन सा पावर है, और कुछ स्पेशल पावर है। तो 3 पावर देखेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि बराबर क्या क्या पावर है लोकसभा का। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पावर है जो कि आपको बराबर करता है लोकसभा के, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा पावर्स सेम एज लोकसभा के बराबर क्या क्या पावर्स है। तो सबसे पहले देखिए इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने बताया था कि जब प्रेसिडेंट को इलेक्शन हो चाहे प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो, राज्यसभा के जो एमपी हैं वो इक्वल ट्रीट किए जाएंगे एज लोकसभा के एमपी। यहाँ पर तो बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट का चाहे इलेक्शन का काम हो चाहे उनको हटाना हो, उसमें भी इनको बराबर इक्वलिटी है। जैसे 1 वोट इनका रहेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उतना ही इक्वलिटी इनको दिया जाएगा। हालांकि वोटिंग पावर मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट है उनमें अलग अलग वोट होता है, जहां जितना पॉपुलेशन है आप देखेंगे पॉपुलेशन पर ही पूरा हमारा इलेक्शन डिपेंडेंट है। और इसीलिए कभी कभार मैंने बताया था कि साउथ इंडिया वाले जो है आरोप लगाते रहते हैं नॉर्थ इंडिया पर कि आपने तो पॉपुलेशन बढ़ा लिया, एजुकेशन नहीं बढ़ाया। हमने एजुकेशन बढ़ाया, पॉपुलेशन नहीं बढ़ाया। लेकिन अब जब फिर से अगर रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो हमको कम सीट मिलेगा और हमारे साथ तो फिर गलत हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस भी बन सकता है यूपीएससी में कि पॉपुलेशन बेस्ड और एजुकेशन या फिर कल्चरल बेस्ड कैसे उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और फिर बैलेंस एक हो पॉपुलेशन और कल्चरल, है ना। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में देखेंगे पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम था लेकिन कल्चरल या फिर आप देखेंगे साइंटिफिकल उन्होंने ग्रोथ किया। लेकिन एट द एंड मिला क्या भैया, पॉपुलेशन बढ़ाने वाले को ही यहाँ पर राजा बनाया जा रहा है और जो कि एजुकेशनल और कंट्रीब्यूशन दिए वो कहीं ना कहीं पीछे हुए हैं। तो ये डिबेट था, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे जब मेंस का स्टडी करेंगे तब। तो पावर्स देखेंगे इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर भी इक्वल होता है, कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर करना है, कोई बिल आ रहा है तो भी यहाँ पर देखेंगे राज्यसभा से भी पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, रेटिफाइंग द ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, मान लो प्रेसिडेंट ने कोई जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो कोई अध्यादेश निकाल देते हैं, उसको चेक करना है, वहाँ पर भी इनका पावर जो है राज्यसभा के एमपी का वो सेम होता है एज लोकसभा एमपी। ठीक है, रेटिफाइंग द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, तो जो हमने पढ़ा भी था इमरजेंसी पावर जो होता है प्रेसिडेंट का वो भी, तो इमरजेंसी पावर में ये बहुत सारे इमरजेंसीज लगा सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, नेशनल हो या फिर आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल रूल, 3 तरह के इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसको भी रेटिफाई करने का पावर जो है राज्यसभा का सेम होता है। रिकमेंडेशन टू रिमूव जजेस ऑफ एससी एंड एससी, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है या फिर हाई कोर्ट के किसी जज को हटाना है तो रिकमेंड अगर कर सकते हैं तो राज्यसभा वाले एमपी भी पहले इनिशिएट कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर सिलेक्शन करना है आप प्राइम मिनिस्टर, हालांकि ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट चुनाव होता है मतलब एमपीज़ का, और एमपीज़ के जो मेजॉरिटी की पार्टी होती है उसको पीएम बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनका हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पीएम के सिलेक्शन या फिर जो नॉमिनल इलेक्शन बोल सकते हैं अदर मिनिस्टर का जो इलेक्शन होने वाला है वो सेरेमनी प्रेसिडेंट ही कराते हैं, और प्रेसिडेंट के कहीं ना कहीं राज्यसभा वाले थे, तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ पीएम को भी यहाँ पर लिया गया है। इंक्रीजिंग द जस्टिस एरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एरिया भी डिफाइंड है, लेकिन अगर उनके कवरेज एरिया को बढ़ाना है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी अपना फैसला दे सकती है, या फिर यूपीएससी का पावर, जो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के पावर को भी बढ़ाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है उसके पावर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, हालांकि लोकसभा वाले भी कर सकते हैं, दोनों इक्वल पावर है, आप देखिएगा। रिकमेंडेशन फॉर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम देखेंगे कि कैसे सीवीसी
CIC जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, CEC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके बाद आप देखेंगे कि चीफ विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्रीय यहाँ पर देखेंगे कि सूचना आयोग। इस तरह के आयोग से ये बोल सकती है कि भैया रिपोर्ट आप मुझे भी दो, क्योंकि मैं भी तो सांसद बन करके आया हूँ, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे पावर्स सेम एज लोकसभा। अब देखते हैं पावर्स जो है जो कम होता है लोकसभा से। ठीक है, तो लोकसभा से पावर जो है कम कैसे है, तो यहाँ पर देखेंगे पावर्स लेस देन लोकसभा, उसमें तो बराबरी का हक दे दिया, लेकिन उतना भी बराबरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया आपने जो है राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मनी बिल, जो मनी बिल होता है, जो वित्त विधेयक होता है, ओनली इन लोकसभा, लोकसभा में ही रखा जाता है मनी बिल, है ना। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा वाले मनी बिल रख लिए। ठीक है, राज्यसभा कैन नाइदर रिजेक्ट नॉर अमेंड द मनी बिल, राज्यसभा को ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल अगर कोई लोकसभा से आया हुआ है तो उसको रोक दे। ठीक है, ये भी हमने देखा था। नेसेसरी टू रिटर्न विद इन 14 डेज, अगर मनी बिल है, मैंने बताया था ना, सबसे पहले लोकसभा में कोई बिल रहता है, फिर राज्यसभा में रहता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो यहाँ पर अगर ऑर्डिनरी बिल है तब तो ये राज्यसभा जो है इसको रोक सकता है, लेकिन अगर ये मनी बिल है तो आपको हाँ भी नहीं बोलना, मतलब हाँ ही बोलना पड़ेगा, ना नहीं बोल सकते, रोक भी नहीं सकते। 14 दिन के अंदर आपको वापस लोकसभा को भेजना पड़ेगा, और लोकसभा अगर पास करेगी तो पास ही माना जाता है, फिर राज्यसभा को नहीं जाता, फिर सीधा यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। कौन सा बिल? मनी बिल। और मनी बिल है, कौन डिसाइड करता है? वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि ये बिल है, मनी बिल है। मैंने बताया था ना 3 तरह का बिल होता है, OMA, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो अगर मनी बिल से मामला है तो राज्यसभा का पावर कम हो जाता है। इन केस ऑफ द फाइनेंस बिल पासिंग पावर इज इक्वल ऑफ बोथ द हाउसेज, अगर वो फाइनेंस बिल है तब तो पावर है कि हाँ भाई आपका पावर भी उतना ही है जितना राज्यसभा है, लेकिन मनी बिल है तो फिर आपका पावर कम हो जाता है। डिसीजन ऑफ अ बिल एज मनी बिल इन लोकसभा स्पीकर, मैंने बताया ना राज्यसभा वाले कुछ नहीं बोल सकते, चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, लेकिन बाहर में अगर लोकसभा के जो स्पीकर उन्होंने बोल दिया कि मनी बिल है तो मनी बिल ही है भैया। जैसे आधार कार्ड वगैरह आपने देखा था कि किस तरह से उस बिल को लाया गया था, ऐसे कभी कभी सरकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट काम करना रहता है तो अब डायरेक्ट तो मानेंगे नहीं, तो मनी बिल का थप्पा लगा करके भेज दिया जाता है, तो करना ही पड़ता है ना। अब बिल बन गया, उसके बाद आप लड़ते रहो, तो कभी कभार सरकार जो है इसमें गवर्नमेंट जो है चालाकी करती है कि अच्छा काम करना है, और उनको पता है कि राज्यसभा में कुछ काम हो सकता है, तो भैया स्पीकर को बोलती है मनी बिल के नाम पर कर दो, तो यहाँ पर कंट्रोल रखा गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा द हेड ऑफ द ज्वाइंट सेशन लोकसभा स्पीकर, कभी कभार मैंने बताया था कि ज्वाइंट सेशन होता है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो गया तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, बुलाएंगे कौन? प्रेसिडेंट, लेकिन हेड कौन होगा ज्वाइंट सेशन का? वो हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा का भी हेड होता है, मैंने बताया है, राज्यसभा के हेड को क्या बोलते हैं? चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हो एक्स ऑफिशियो यहाँ पर देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, मतलब आप देखेंगे कि वो पीठासीन, मतलब ऑटोमेटिक जो है वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो राज्यसभा के हेड होंगे, उनको बोलेंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। और लोकसभा के जो मेन हेड होंगे उनको बोलते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब ज्वाइंट सेशन होगा तो राज्यसभा का वो बोलेंगे प्रेसिडेंट बोलेंगे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के मैं यहाँ पर देखूंगा क्योंकि मैं भी तो आया हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। लोकसभा के स्पीकर यहाँ पर हेड बनेंगे, किसको? ज्वाइंट सेशन को। ओनली डिबेट इन बजट डजंट वोट एंड अकाउंट, बजट जब सेशन होता है तो वहाँ पर आप डिबेट तो कर सकते हो, लेकिन वोट एंड अकाउंट आप देखेंगे कुछ अलग से पैसा वगैरह निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो अब वहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वोटिंग होता है। इसको हम देखेंगे लोकसभा का जब वर्क देखेंगे तब देखेंगे कि वोट एंड अकाउंट से पैसा कैसे निकालना है, तो वहाँ पर इतना याद रखिए कि राज्यसभा को वोटिंग का पावर नहीं है। टर्मिनेशन मोशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट लाते हैं उसमें तो चलो ठीक है, लाने के समय हमने राज्यसभा को पावर दे दिया, लेकिन अगर खत्म करना है वो भी कौन सा इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी, वो केवल लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही करेंगे, राज्यसभा में उसका कोई रोल नहीं होगा। 9th पावर देखेंगे, राज्यसभा कैंट रिमूव मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल बाय
लो कॉन्फिडेंस मोशन। ऐसा नहीं है कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बना है, जहाँ पर आप देखेंगे कि राज्यसभा के मिनिस्टर भी होते हैं और लोकसभा के एमपी भी मिनिस्टर बन जाते हैं ना, लेकिन उसको जो है राज्यसभा हटा नहीं सकती है। लो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव ला करके राज्यसभा नहीं हटा सकती है। यहाँ पर केवल लोकसभा ही ये काम कर सकता है। ये ऐसा नहीं कि भैया राज्यसभा के एमपी को हमने मंत्री बना लिया तो आपने अविश्वास प्रस्ताव लगा कर सरकारी गिरा दी, तो राज्यसभा कभी भी सरकार नहीं गिरा सकती। लोकसभा के एमपी चाहेंगे तभी वो ऐसा ला सकती। तो ठीक है, दिस आर द पावर्स दैट आर इंफीरियर देन लोकसभा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल पावर कि किस तरह से स्पेशल पावर जो है राज्यसभा को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पेशल पावर क्या होता है, कैन गिव अथॉरिटी टू मेक द स्टेट लिस्ट, रूल आर्टिकल 249। ये क्या कर सकती है, पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे सकती है कि भैया जो स्टेट है उसके रूल बनाओ। और काम इनका मेन यही था कि राज्य के लिए ही सभा है, यानी राज्य को आपको देखना है, तो राज्य के लिए आपको रूल बनाने के लिए इनके पास स्पेशल पावर है। इनका मेन पावर बोल सकते हैं कि यही काम करेगी। ठीक है, दूसरा देखिए कि कैन गिव अथॉरिटी टू मेक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये बोल सकती, अभी आप देखेंगे आईएएस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, 3 तरह के ऑल इंडिया सर्विसेज है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। इसके अलावा अगर कोई और भी इंक्लूड करना है तो राज्यसभा को ये पावर दिया गया है आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग कि आप ये 2 काम स्पेशल है, ये लोग राज्यसभा को ही दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा है। अब देखते हैं वैकेंसी ऑफ एमपी इन राज्यसभा कि किस तरह से राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनको हटाया जा सकता है या फिर उनकी जो पोस्ट है वो खाली होती है, इस बात पर। जी हाँ, तो देखिए राज्यसभा के जो एमपी हैं एक बार अगर इलेक्ट हो गए तो वैकेंसी ऑफ एमपी इन राज्यसभा ये कैसे होता है, इस प्रोसीजर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो नेचुरल होता है वो तो आप देखेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर। अगर 6 ईयर तक वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, कोई भी रुकावट वगैरह नहीं आता है, तो फिर उसके बाद तो या तो उनको फिर से इलेक्शन में आना पड़ेगा या फिर उनकी जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है। नेचुरल है ये। अगर देखिए कब, और वो भी 6 ईयर्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 1/3 जो भी मेंबर्स है आर रिटायर्ड इन एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स में आप देखेंगे ये इस सीक्वेंस में याद रख लिए 2, 3 और 6, हर 2 साल में 1/3 लोग राज्यसभा से रिटायर होंगे और टोटल जो उनका रहेगा टेनर रहेगा वो 6 ईयर्स का होगा। मतलब हर 2 ईयर्स में देखेंगे राज्यसभा का इलेक्शन होता रहता है। अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका इलेक्शन 5 ईयर्स में होता है, हर 5 ईयर्स में। अगर हम बोलेंगे राज्यसभा तो आप देखेंगे 2-2 साल में इसका चुनाव होता ही रहता है। और अगर हम बोलेंगे लोकसभा तो आप देखेंगे 5-5 साल में। तो ये याद रखिए जो लेजिस्लेचर के जो 3 पार्ट है इंडिया में उनके इलेक्शंस कब कब होते हैं, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स और 5 ईयर्स। और देखिए 2 ईयर्स में होता ही रहता है राज्यसभा। लेकिन हाँ ये डिसॉल्व नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा जो है कंटिन्यूअस हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा तो रहेगा ही रहेगा इमरजेंसी पावर के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये इस तरह से हमने देखा था कि 5-5 ये याद रखिए। अब देखिए अगर ऑन गिविंग रेजिग्नेशन टू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेन ऑफिसर रहते हैं उनको मैंने बताया था कि चेयरमैन बोलते हैं ना। लोकसभा जो है उनका जो हेड होगा, लोकसभा जैसे कि आप देखेंगे 545 एमपीज होते हैं, वो अपने में से ही एक को चुनते हैं जो कि उनके जो सेशन है उसको पूरा गवर्न करते हैं, उनको बोलते हैं स्पीकर। लोकसभा में उसी टर्म को बोलते हैं स्पीकर, राज्यसभा में उसी को बोलते हैं चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। और चेयरमैन देखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही जो है राज्यसभा के हेड होते हैं, उसका चुनाव नहीं वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर रेसिग्नेशन दे देता है कोई एमपी तो भी वो वहां पर राज्यसभा का पोस्ट खाली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि नो इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग का जो प्रोसेस है वो इनके लिए है नहीं। आप देखेंगे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो उसके एमपी के लिए आप जो है
देख सकते हैं कि कोई भी महाभियोग प्रोसेस नहीं होता है ना। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है डिसक्वालिफिकेशन। ये टर्म याद रखिएगा, इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, क्योंकि उनका इलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो राज्यसभा है या फिर लोकसभा है, उनके एमपी को अगर हटाना है तो इम्पीचमेंट इनके लिए नहीं चलता, इनके लिए चलता है डिसक्वालिफिकेशन। तो अब देखिए डिसक्वालिफिकेशन भी 2 टाइप्स से हो सकता है। वो 2 टाइप्स देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए डिसक्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक में आर्टिकल 101 से 104 में मेंशन है कि कैसे इनको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। 10th शेड्यूल, जो शेड्यूल मैंने बताया था 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखिएगा। सबसे पहला तो आप देखेंगे पार्ट होता है पी, उसके बाद आपका देखेंगे कि एक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ जो शेड्यूल है PAS पास है ना। सबसे पहला पार्ट है 22 पार्ट, एंड फिर एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल बोल सकते हैं, एक्ट नहीं सॉरी मैंने एक्ट बोला, ये आर्टिकल है। जिस पार्ट को समझाने के लिए आर्टिकल यूज करते हैं, और आर्टिकल के साथ साथ शेड्यूल भी है। तो 10th जो शेड्यूल है उसको ऐड किया गया था बाद में, और ये भी है कि कैसे अगर हम MP को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन अब देखिए, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें भी कुछ कुछ प्रोविजंस है। क्योंकि देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इतना हमको ब्रॉड में पता नहीं था क्या क्या केसेस होंगे, कैसे कैसे हम हटाया जा सकता है। तो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि ऐसे ऐसे अगर होता है तो आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर हाँ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, तो इनके लिए स्पेशल रूल बनाया गया कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर स्पेशल हो सकता है, उसको भी थोड़ा सा डीप में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर राज्यसभा के मेंबर को इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं होता, ये तो आपको पता चल गया, डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। डिसक्वालीफाई भी 2 बेसिस पे हो सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या फिर आरपीए, जो आरपीए 1951 के अकॉर्डिंग। 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स by which any MP of Rajya Sabha can be disqualified from the session or from the house, ठीक है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि किस बेसिस पे इनका जो डिसक्वालिफिकेशन है वो हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरह से डिसक्वालीफाई हो सकता है। तो देखिए थ्रू आर्टिकल 102 का 1 है और 191 का 1 है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। अब ये तो है, देखिए 102 है ना, वो राज्यसभा के MP के लिए है, और ये जो 191 है वो स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसके लिए है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है, विधान परिषद जो बोलते हैं, उसके लिए प्रोविजंस है 191(1) में। तो अब हम देखते हैं 102 का 1 में क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है। सबसे पहले अगर वो मान लो राज्यसभा बन गया है, राज्यसभा का MP बन गया है, लेकिन हाँ भैया नॉट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप, अगर उसके पास इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात पहले ही बोला था कि आप पहले ही हमने, आजकल देखेंगे फर्जी डिग्री लेकर के बहुत सारे लोग जॉब में लग जाते हैं, तो बाद में जब चेक होता है तो आप देखेंगे कि उनको हटा दिया था। सेम वही प्रोसेस है, जो राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन था उन्होंने गलत बोल करके लग गया था, हाँ मैं सिटीजन हूँ। अब आप देखेंगे आधार कार्ड वगैरह बनाना तो इंडिया में काफ़ी इजीली प्रोसेस है, कोई भी, बहुत सारे देखेंगे अभी हाल फिलहाल में जो बात चल रही है कि फर्जी वोटिंग नाम भी एक पर्सन का कई जगह से, तो आप देखेंगे सिटीजनशिप का कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं, अलग से कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। हमने बात किया था कि सिटीजनशिप का क्या प्रूफ हो सकता है, किस प्रूफ को मानती, तो अगर आप MP बन चुके हैं लेकिन बाद में भी अगर पता चलता है तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड द रीजन इज बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड वही है कि अगर आपका माइंड जो है ठीक नहीं है, अब अगर आप समझिए कि सोच समझ नहीं सकते, अनसाउंड माइंडेड है, तो भी आप देखेंगे, वही मैंने बताया कि जब आप खुद के लिए रूल वगैरह नहीं बना पा रहे हैं तो फिर देश में क्या आप रूल बनाएंगे, तो इसीलिए अनसाउंड माइंड तो नहीं है उसके। हालांकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है वो इस तरह से होते हैं, फिर भी राज करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर आप सेशन देखेंगे तो जब इनका डिबेट होता है, एक तो लीडर
होते हैं लीडर पार्टी, रूलिंग पार्टी, एक होता है अपोजिशन पार्टी। एक दूसरे से बात करना चाहिए अच्छे से, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते, टेबल कुर्सी बजाते रहते हैं। हाथापाई भी आपने देखा होगा कई कई जो है जो म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वहाँ पर जब सेशन होता है तो वहाँ पर भी देखेंगे कि हाथापाई भी कर लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे, हालांकि अनसाउंड माइंड तो होते हैं, लेकिन आप जो फिजिकली या रिटर्न में नहीं होते हैं ना, इसलिए ये करते रहते हैं। बीइंग ऑफ इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इन्हें भाई दिवालिया ना हो, उनके ऊपर कर्जा वगैरह ना हो। तो ये तो बोलता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो क्वालिफिकेशंस था वो अगर आपने फुलफिल नहीं किया है तो आप यहाँ पर एमपी का जो सीट है वो खो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो शेड्यूल है 10th शेड्यूल, एंटीडिफिकेशन लॉ बोलते हैं जिसको, दल बदल अधिनियम। ठीक है, कब ये ऐड किया गया था आप कमेंट करके बताइएगा, हम जब अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी बताइएगा कि 10th शेड्यूल कब ऐड किया गया था ना बेसिकली। तो 8th शेड्यूल था, देयर वर 8 शेड्यूल इन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, 4 शेड्यूल फ्रॉम 9 to 12 वर एडेड टाइम टू टाइम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही 10th जो शेड्यूल था वही था ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफिकेशन, दल बदल। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा वॉलंटरी गिव अप, अगर कोई कैंडिडेट मान लो नॉमिनेट हो जाता है या फिर इलेक्शन जीत जाता है, इलेक्ट हो जाता है एज अ एमपी ऑफ राज्यसभा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर वो खुद चाहे कि मैं इस पार्टी को अब छोड़ना चाहता हूँ, वॉलंटरी गिव अप द पार्टी मेंबरशिप, अगर पार्टी मेंबरशिप छोड़े तो राज्यसभा का आपका सीट जो है चले जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि राज्यसभा के मतलब वो उसी पार्टी ने आपको सीट दिया, उसी पार्टी से आप एमपी बने, लेकिन आप देखोगे कि अब जो एमपी बनने के बाद अगर आप दूसरे पार्टी में जाना चाहते हो तो दूसरे पार्टी में अगर जाओगे तो फिर आप देखोगे कि आपको यू हैव टू क्विट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, तब आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वॉलंटरी गिव अप यानी स्वेच्छा से वो उस पार्टी से दे देता है तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सीट उसकी चली जाती है। दूसरा जो रीजन है जो कि एंटीडिफिकेशन लॉ पढ़ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग, वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्टिव, जो भी पार्टी है, जैसे आपको बोला गया कि हाँ भाई अगर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें इसको ही देना है तो आपको इसको ही देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं वोट, अगर आप नहीं देते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं तो आपको यहाँ पर राज्यसभा की एमपी से हाथ धोना पड़ सकता है। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो इनको नहीं है, हम जनता को तो है लेकिन इनको नहीं है राज्यसभा के एमपी को। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडियन सिटीजन को ज्यादा पावर दिया। ठीक है, थर्ड रीजन इज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हु जॉइंस अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप निर्दलीय देखेंगे, निर्दलीय तो वैसे तो ये वर्ड यूज करना थोड़ा सा अनजस्टिस के तरफ ले जा सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट का यहाँ पर देखेंगे बहुत कम सीट आती है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो अगर एमपी बन जाता है राज्यसभा का और वो ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी तो फिर उसको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने लड़ा था इंडिपेंडेंटली ही लड़ा था और जीता भी था, लेकिन अब आप ज्वाइन कर रहे हो पार्टी तो आपको फिर क्विट करना पड़ेगा। कहाँ से? राज्यसभा से। फोर्थ देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन अ पार्टी, जो नॉमिनेटेड है आप देखेंगे मैंने बताया था 12 जो मेंबर्स है जो कि आर्ट में, अपने लिटरेचर्स में या फिर सोशल सर्विस में अच्छे से सर्विस किए हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं जो प्रेसिडेंट है वो, लेकिन उनको एमपी बनने के बाद देखेंगे एमपी को वो देखते हैं अच्छा ये तो पार्टी वाले को ज़्यादा यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है और जो पार्टी ज्वाइन नहीं किया उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया रहा, उनका भी मन करता है कि नहीं भैया मेरे को भी पार्टी ज्वाइन करना है, तो पार्टी ज्वाइन करना। लेकिन आप यहाँ पर पार्टी से बेस नहीं आए थे, आप आए थे लिटरेचर या फिर आपके स्पेशलाइजेशन जो था फील्ड में उसके लिए आए थे, तो यू हैव टू क्विट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, 91st अमेंडमेंट 2003 2/3 मेंबरशिप, देखो ये तो बन गया था 10th शेड्यूल, लेकिन यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ 91th जो संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि 2003 में, उसमें ये प्रोविजंस लाया गया कि अगर 2/3 मेंबर्स एक पार्टी के मर्ज हो जाते हैं, मतलब पूरी पार्टी खत्म हो जाती है या पार्टी दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाती है, तब यहाँ पर आपकी मेंबरशिप नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अकेले 2-4 लोग जाते हैं तो नहीं हो पाएगा। अगर पार्टी में मर्ज भी होना है तो 2/3 कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू मर्ज विथ 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी, मतलब आपको 2/3 जो मेंबर्स हैं उनको लेकर के मर्ज हो सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन दिया गया था एंटीडिफिकेशन लॉ में। डिस्क्वालिफिकेशन बाय आरपीए 1951, इसमें देखिए कौन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, ये 4 सेक्शन है 8, 9,
10 एंड 11, ये 4 सेक्शन। और उसमें क्या था, उसमें आर्टिकल था, है ना। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल दिया गया है, और अगर हम कोई एक्ट देखेंगे अलग से तो उसमें क्या है, सेक्शन है। एक्ट में सेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 8 का डिटेल में बात करते हैं। 8.A क्या बोलता है, प्रमोटिंग एमिनिटी बिटवीन टू ग्रुप्स। अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप एमपी बन जाते हैं लेकिन 2 ग्रुप्स हैं, 2 जैसे रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, आप अगर एनिमिटी को प्रमोट करते हैं, दुश्मनी बढ़ाते हैं, घूस ले लेते हैं, ब्राइबरी, हालांकि यहाँ पर घूस तो चलता ही रहता है, लेकिन आप पकड़े जाते हैं तब, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सनेशन ऑफ एन इलेक्शन। अनड्यू यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्शन में आप अपना बाहुबली बताते हैं कि हाँ भैया मेरे को ही वोट देना, कुछ अल्टर करने की कोशिश करते हैं अगर किसी इलेक्शन प्रोसेस में, तो आपका यहाँ पर जो है मेंबरशिप जा सकती है। बाद में भी पता चलता है कि ना इन्होंने इनजस्टिस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर चुनाव जीता था, तो भी आपकी सीट यहाँ पर जा सकती है। दूसरा देखिए 8.B, होर्डिंग और प्रॉफिटिंग adulteration of food or drug and for conviction and the sentence at least 6 months for an offense under any provision of the dowry provision। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप होर्डिंग और प्रॉफिटिंग एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, कोई ऐसा नशीला दवाई वगैरह लेके आते हो और आपने वोटर्स को दे दिया और उन्होंने उस दवाई को, हालांकि आप देखेंगे कि इंडिया जो है काफ़ी बहुत सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नशा के आदी हो चुके हैं, उसको कैसे भी कैसे करके गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो अगर वैसा भी आप पाए जाते हैं कि नशा देते हैं उनको, चाहे वो पैसे का नशा हो, चाहे वो आप देख सकते हैं कि कोई ड्रिंक वगैरह का नशा हो ऐसा, या फिर कोई ड्रग लेकर के आते हो जो कि आप चाहे आप अपने वोटर्स को दो, चाहे आप अपने इंडिया के सिटीजन को दो, ऐसा भी पाया जाते हैं तो भी आपकी सीट जा सकती है। अगर डॉरी, दहेज प्रताड़ना अगर आप पर लगा हुआ है, डॉरी प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ सजा वगैरह मिला हुआ है, तो भी आपकी एमपी की सीट जा सकती है। थर्ड क्या है 8.3 का, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट लेस देन 2 ईयर्स। 2 साल से ज्यादा का अगर आपको सजा होता है, चाहे आप राज्यसभा के मेंबर हो चाहे आप लोकसभा के मेंबर हो, 2 साल से ज्यादा अगर सजा हो जाता है तब आपकी जो सीट है वो जा सकती है। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि राहुल गांधी जी को 2 साल के ज़्यादा की सज़ा हाईकोर्ट ने दी थी, तो फिर उनका जो है पिछले जो पार्लियामेंट था वहाँ से उनकी सीट चले गए थे ना, हालांकि वो फिर से दोबारा जीत के आ गए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछली वाली सीट जो है चली गई थी। तो यहाँ पर देखिए 3 से है, एक तो आप एनिमिटी प्रमोट मत करो, और दूसरा है जैसे कि ड्रग वगैरह का इंपोर्ट मत करो, और तीसरा है कि 2 साल से आपको ज़्यादा का सज़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया है तो आप देखेंगे कि 6 ईयर का डिस्क्वालिफिकेशन रहता है, 6 साल तक का। हालांकि आप देखेंगे राहुल गांधी जी फिर से आ चुके हैं इलेक्ट होकर के, लेकिन वो केस में रहता है। अगर आपने हाई कोर्ट से या हाई कोर्ट में अगर आपको सज़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट से आप बच के आ गए, तो भी यहाँ पर जो ये 6 ईयर्स का जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो कम हो जाता है। ये भी हम आगे बात करेंगे कि एक बार अगर आपको कारावास मिल गया 6 साल का, तो क्या आपको 6 साल भुगतना ही पड़ेगा, क्या कुछ रिलैक्सेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 साल से ज़्यादा सजा नहीं होनी चाहिए, मेन याद रखो 2 साल से ज़्यादा। सेक्शन 9 में देखिए, 8 में तो देख लिया हमने, 8.1, 8.B और 8.3 जो है 8.C है, यहाँ पर C है 8.C, 3 प्रोविजंस है। सेक्शन 9 में क्या बोला जाता है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर डिसमिसल ऑफ करप्शन और डिसलॉयल्टी। देखिए करप्शन अगर करते हुए पाए जाते हैं आप मेंबर बनने के बाद, हालांकि आप देखेंगे कितना करप्शन हमारे देश में चल रहा है या नहीं चल रहा है वो तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप वो प्रूफ हो जाता है तो आपको यहाँ पर डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। ये है आरपीए का एक्ट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नॉर्मल था, तो इसीलिए ये बनाना जरूरी था। आप देख सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते तो फिर इनको हटाया भी नहीं जा सकता था, ठीक है। अब देखिए फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बन गए एमपी राज्यसभा के, और आप देखेंगे गवर्नमेंट अभी जो काम करती है वो टेंडर के अकॉर्डिंग ही करते हैं, और टेंडर अगर आप खुद ही बन गए और खुद ही वहाँ से कंपनी से अपने, हालांकि आप देखेंगे जो मंत्री है उनके कहीं ना कहीं रिलेटिव वगैरह को टेंडर मिलता रहता है या जान पहचान वाले को, लेकिन खुद नहीं आ सकते, आप अपने नाम पे नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप इन्वॉल्वमेंट आपका पाया जाता है तो भी आपकी जो एमपी की सीट है वो जा सकती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, 9th में दिया गया था, सेक्शन 9 में, एक्ट के सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या प्रोविजन है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट कंपनी। वही है कि गवर्नमेंट कोई कंपनी है ना तो आप टेंडर ले सकते हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट जो कंपनी है उसमें आप
कुछ इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए। मतलब आप केवल हाउस में रहेंगे, आप गवर्नमेंट के कोई भी पार्ट के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं हो सकते। फॉर फेलियर ऑफ लॉज अकाउंट ऑन इलेक्टोरल एक्सपेंसेस, अगर आपको पूछा जाता है बाद में कि जो टेंथ जो है ना 8, 9, 10 वाला यहाँ पर देखिएगा, 10 में ये होता है फेलियर ऑफ लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। जो भी चुनाव का खर्च था, कभी कभी आप देखोगे कि जैसे ही चुनाव होता नहीं है, इन लोग स्कॉर्पियो वगैरह में भयानक घूमने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े खर्चे करने लगते हैं, लेकिन वो एक लिमिट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो लिमिट अलग अलग इलेक्शंस के लिए अलग अलग लिमिट है कि उससे ज़्यादा आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एमपी बनने के बाद ये पाया जाता है कि आपने अपने लिमिट से ज़्यादा जा करके खर्च किया था इलेक्शन जीतने के लिए, तो भी यहाँ पर आपकी सीट जा सकती है। सेक्शन 11 में देखिए, रिमूवल ऑफ द रिडक्शन पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 11 में क्या दिया गया है कि कैसे रिमूवल, वही रिडक्शन जो राहुल गांधी जी का हुआ अभी देखिए कि वो उनको फिर से मौका मिल गया पार्लियामेंट बनने का, हालांकि वो लोकसभा के थे, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो कैसे हो सकता है रिडक्शन। और 11th में डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ कन्विक्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस और रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको हटाया कैसे जा सकता है, ये भी है आर्टिकल 11 बी में, है ना। और डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ कन्वेंस एंड करप्ट प्रैक्टिस, अगर आप में भ्रष्टाचार वगैरह का आरोप लगा है तो वो सब जो है 11th में दिया गया हटाने का। तो हमने देखा क्या कि 8th में, सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 में और सेक्शन 10 में ये तो हटाने का दिया है। और सेक्शन 11 जो है आरपीए 51 का सेक्शन 11 है, वो डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है उसके बारे में प्रोविजंस है। तो हमने देखा क्या कि देयर आर 2 टाइप्स by which any MP in Rajya Sabha can be removed by disqualification process। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस चलता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है। तो हमने क्या क्या देखा राज्यसभा में कि अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है राज्यसभा के लिए तो उनके क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या क्या है, इलेक्शंस कैसे होता है, पावर्स कैसे दिए गए हैं, लोकसभा के इक्वल क्या पावर है, लोकसभा से छोटा कम क्या पावर है, और स्पेशल पावर्स क्या क्या है। और हमने देखा कि राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे हटाया जा सकता है। तो आपने देखा 2 तरीके से हटाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और आरपीए 51। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि 1021 है, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या क्या जो क्वालिटीज़ है वो नहीं होने चाहिए। और उसके साथ साथ आरपीए का सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 ये देखा कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या जो क्वालिटीज़ अगर पाई जाती तो जो एमपी का जो सीट है वो जा सकता है। और 11th में देखा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन उसका रिमूवल क्या होता है। तो इस तरह से हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 पार्ट जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और उसके लेजिस्लेचर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ा और राज्यसभा को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लोकसभा का क्या प्रोसेस होता है और कैसे वहाँ के मेंबरशिप आप ले सकते हैं या कोई भी ले सकता है, और वहाँ पर फिर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। ज़्यादातर प्रोसेस देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा का जो सेम होगा, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस बस वहाँ पर देखेंगे FPTP प्रोसेस चलता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि PRSTV प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट चला था। वहाँ पर आप देखेंगे FTPT कि मान लो 100 वोटर है, जिसको 51 मिल गया वही जीतेगा, और बाकी जो 14-15 जितने वोट मिले वो खत्म हो गए। जैसे आप UPSC देते हैं, अगर आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं तो भी आपका देखेंगे कि पोस्टिंग मिल पाएगा। अगर आप प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, जो भी मेहनत की है उसका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये इसी तरह का मानिए कि लोकसभा जो एग्जाम में प्रोसेस होता है उससे जोड़कर आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।